बच्चों आज हम क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपने 10th क्लास में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है बच्चों। रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो उसका जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो चलो जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, when ray of light travel from one medium to another medium, the path of ray of light changed। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसका पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। जो तो मैं यहां एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं। ग्लास स्लैब बच्चों, जो दो मीडियम को, ये जो मैंने एक लाइन ले रखी है, ग्लास स्लैब का जो अपर सरफेस है इसको यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरफेस, क्योंकि इससे ऊपर जो मीडियम है वो है एयर और ये ग्लास स्लैब है। तो जब लाइट यहां से इस तरीके से ये एस इंसिडेंट हुआ और हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल किसको बोला जाता है, जो किसी सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। अब आप देख रहे हो जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से, एयर से, जब दूसरे मीडियम में, यहां पर हमने ग्लास ले रखा है, तो जो इसका पाथ है वो चेंज हो जाएगा। इसको जाना इस तरीके से चाहिए, स्ट्रेट। किसी एक मीडियम में लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, तो इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से, बल्कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्लास स्लैब ने ही इसका पाथ चेंज कर दिया। तो इसको ऐसे जाने की बजाय इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया, थोड़ा सा जो है बेंड कर दिया। अब ये जो एंगल है इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोला जाता है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। अब रे ऑफ लाइट इस समय एयर से ग्लास स्लैब के अंदर पास हो रही है, तो इसलिए जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट अगर ले लेता हूं, अगर इसका जस्ट मैं अपोजिट ले लेता हूं, यहां हमने ग्लास स्लैब लिया, इस बार रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से किधर जा रही है, एयर में। रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर। तो अब देखना, अब इसको जाना कैसे चाहिए था रे ऑफ लाइट को, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, लेकिन एयर में जाते ही वो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, रे ऑफ लाइट गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको क्या बोला जाएगा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, आई, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर। अब इन दोनों फिगर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या है, ज्यादा है। बाय द वे आपको पता होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो इस फिगर में आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है, जबकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या है, कम है। यहां पर भी रे ऑफ लाइट क्या है, ग्लास स्लैब से किस में जा रही है,
एयर में जो, ठीक है। अब इसमें अब मैं थर्ड केस अगर यहीं पर बात करूं, इस बार रे ऑफ लाइट को मैंने नॉर्मली इंसिडेंस किया, किसके, जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है सरफेस के ऊपर। तो यहां पर जो आई की वैल्यू है वो कितना होगा, 0। आई की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 0। तो आपने देखा कि रे ऑफ लाइट जब अलग अलग मीडियम में जाता है तो अलग अलग मीडियम में उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एक ही कारण है कि अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर अलग है, वाटर के अंदर अलग है, ग्लास के अंदर अलग है, डायमंड के अंदर अलग है। अलग अलग मीडियम में जो लाइट है उसकी स्पीड मैक्सिमम जो होती है वो कहां पे होती है, एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट चेंज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे मैंने एक ग्लास स्लैब लिया है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, रे ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास में जा रही है तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। Similarly, you can see here when a ray of light going from denser medium, it means हम ग्लास को denser medium बोलेंगे, अभी पता चल जाएगा denser medium क्या होता है। तो जब ग्लास स्लैब से किधर की तरफ जा रही है, एयर की तरफ, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। और जब यही रे ऑफ लाइट यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो नॉर्मली देख रहे हो, नॉर्मली ऐसे ग्रेजिंग करते हुए नॉर्मल रे के अलोंग में बिल्कुल उसके साथ में जा रही है, तो वहां पे इसकी वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। यानी कि ये नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जो है सरफेस, नॉर्मल किसको बोला जाता है, जो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री जो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। चलो अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, कहां पर लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ये कौन डिटरमाइन करने वाला है, यहां पर ये चीज डिटरमाइन करने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर जो मीडियम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट मीडियम इज रेयरर मीडियम एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम। तो 2 टाइप्स का मीडियम, फर्स्ट रेयरर मीडियम और सेकेंड, मैं एक दूसरे मीडियम की बात कर रहा हूं, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जो है, तो रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयरर मीडियम उसको बोला जाता है जिसमें लाइट की स्पीड ग्रेटर हो, लाइट की स्पीड ग्रेटर हो। तो द मीडियम in which the speed of light is greater is called optically rarer medium। अब उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो द मीडियम in which the speed of light smaller is called
डेंसर मीडियम। अब बच्चों देखो, इंडिविजुअली तो हम किसी भी मीडियम को रेयर मीडियम नहीं बोल सकते, ना ही इंडिविजुअली किसी मीडियम को हम डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। ये जो रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे को बोल सकते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर ग्लास स्लैब बनाया था, ग्लास स्लैब बनाया था, तो ग्लास स्लैब यहाँ पे आप देखो कि रे ऑफ लाइट ऐसे पास हो रहा है एयर से किधर, ग्लास में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट किधर की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ। किधर की तरफ बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया रे ऑफ लाइट। ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई। तो ग्लास में जब रे ऑफ लाइट पास हो रही है ना, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ग्लास स्लैब में जाते ही, ग्लास स्लैब में जाते ही लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो अब अगर मैं इन दोनों मीडियम में कंपैरिजन करने लगूं तो एयर रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे ही दो मीडियम को रेयर और डेंसर कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का है, फिर उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 4/3, यानी जिसको हम क्या लिखते हैं 1.33। फिर उसके बाद ले लेते हैं ग्लास का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 किसका है, डायमंड का। तो अब अगर मैं देखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, ऐसे ही ग्लास जो है वो वाटर के कंपैरिजन में डेंसर है, ऐसे ही डायमंड जो है वो ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और वो डेंसर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस मीडियम, अगर मेरे पास दो मीडियम है, उसमें से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा डेंसर मीडियम जो है। तो अब हम कैसे पता करें, ये तो हमें पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम की कितनी होती है ये भी पता चल गया हमें कि रेयर मीडियम किसको बोला जाता है, डेंसर मीडियम। लेकिन किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड करें, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड करें, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करें। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, क्या पढ़ना हमें अब, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, ये हमें पढ़ना है। मजा आ रहा है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो यहां पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आप रिफ्रैक्शन समझ ही नहीं सकते, बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आप रिफ्रैक्शन नहीं। अगर आपको रिफ्रैक्शन समझना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर समझना पड़ेगा। There are two kinds of refractive index. First is absolute refractive index. Absolute refractive index. Absolute refractive index. तो ये क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air
और वैक्यूम is called absolute refractive index. Absolute refractive index. किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में उसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो म्यू इज इक्वल्स टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, और अपोन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम, किस मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। तो यहां पर अगर मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है, तो वाटर में क्या पता होना चाहिए हमें? वाटर में क्या पता होना चाहिए हमें? लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए। अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमें ग्लास में लाइट की क्या स्पीड है ये पता होना चाहिए, तो हम ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब हम यहां पर बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास दो मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another medium is called relative refractive index। ठीक है? दो मीडियम का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मैं यहां पर 1μ2 लिखता हूं, तो 1μ2 का मतलब होता है बच्चों μ2 बाय 1μ2 का मतलब होता है μ2 बाय μ1, यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव वर्ड दूसरे के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। ठीक है बच्चों? 1μ2 का मतलब तो आपको पता चल गया होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बार दोबारा से रिकॉल करता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मुझे यहां ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो क्या होगा यहां पर? a म्यू जी। देखो a म्यू जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
तो अगर ए म्यू जी यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं यहां पर मैंने लिखा कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं W म्यू जी, तो W म्यू जी का मतलब क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब मुझे यहां ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा और अपॉन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं किसी एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसमें किसका यूज होता है, ए डब्ल्यू म्यू जी जैसे है। तो इसका मतलब है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इसका मतलब ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता चल गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बच्चों यहां पे बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड normal refracted ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane, all lies in the same plane। तो देखो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइक इन द सेम प्लेन। ये बच्चों फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या हुआ, द रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ द एंगल ऑफ incidence to the sine of the angle of refraction always remains same। ठीक है बच्चों, अब ये साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला है, साइन कॉस टेन साइंस नहीं है ये, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ हमने पहले बार मैं वही बता रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे हो, ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से, अब तो हम बोल सकते हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, किससे, एयर से किसमें, ग्लास में पास हो रही है रे ऑफ लाइट। अब मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता हूँ μ1 और इसका ले लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। तो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लॉ को बताऊं तो साइन आई अपॉन में साइन आर, तो इस साइन आई बाई साइन आर जो होता है बच्चों, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं कांस्टेंट,
और ये जो कांस्टेंट होता है तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, इसको बोला जाता है 1 म्यू 2। ये जो कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया 1 म्यू 2, which is called Snell's law। इसको बच्चों क्या बोला जाता है स्नेल्स लॉ। और है सबको आता है स्नेल्स लॉ, आता है ना सबको स्नेल्स लॉ। लेकिन देखो अब कैसे हम यहां पर इसको अप्लाई करेंगे। एक्चुअली स्नेल्स लॉ अब देखो कैसे करेंगे। ये आपको जो अभी मैंने पढ़ाया सारे 10th स्टैंडर्ड का है, अभी तक जितना पढ़ा है सारा 10th स्टैंडर्ड का है। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम। ठीक है बच्चों, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी मीडियम के लिए म्यू साइन थीटा क्या होता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, जहां पे म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और थीटा क्या है यहां एंगल मेक्स बाय द ray of light in that medium। ठीक है, ये है स्नेल लॉ म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो कहीं पर गलती हो जाता है बार बार। यहां पर देखें, हम यहां पर कैसे आपको बता रहे हैं दो अलग अलग मीडियम के लिए। सबसे पहले हम स्नेल लॉ यहीं अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहां स्नेल लॉ अप्लाई करूं तो कैसे, देखो इस मीडियम के लिए म्यू साइन थीटा क्या होगा कांस्टेंट होगा। हर एक मीडियम के लिए म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है। जितना म्यू साइन थीटा इस मीडियम के लिए होगा इतना ही म्यू साइन थीटा क्या होगा इस मीडियम के लिए होगा। तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो म्यू 1 साइन, और ये देखो थीटा क्या है रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना है साइन आई इज इक्वल्स टू, अब ये दूसरे मीडियम में चला गया यानी कि ग्लास में चला गया। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सपोज किया है म्यू 2, तो म्यू 2 साइन, और अब जो रे ऑफ लाइट है उसने कितना एंगल बनाया है आर। तो ये जो रेशियो रहेगा, ये जो प्रोडक्ट रहेगा म्यू का और साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। अगर आप इसको याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। अब यहां पर फिर से इस बार रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस में, इस बार रे ऑफ लाइट जा रही है किससे, इस बार रे ऑफ लाइट पास हो रही है ग्लास स्लैब से किधर एयर। ठीक है, नाउ द रे ऑफ लाइट is going from glass slab to air। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 1 ले लेंगे और इस बार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे म्यू 2। अब अप्लाई करें आप स्नेल लॉ, तो देखो इस ग्लास स्लैब के लिए म्यू साइन थीटा निकालो, ग्लास स्लैब के लिए म्यू 1 साइन आई, और अब एयर के लिए म्यू 2 साइन आर। ठीक है, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। तो अब देखें यहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू 1 लिया था एयर का, लेकिन इस बार क्या हो गया यहां तो ग्लास स्लैब का आ गया। तो आप केवल इतना याद रखें कि हर एक मीडियम के लिए जितने भी मीडियम है सभी के लिए म्यू साइन थीटा जो होता है बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आप स्नेल्स लॉ अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे हर एक मीडियम के लिए। म्यू साइन थीटा
क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर एक मीडियम के लिए। म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट फॉर एवरी मीडियम। और अब इससे हम पता कर सकते हैं कि म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है हर एक मीडियम के लिए, और म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, अभी बताया था आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, लाइट की स्पीड तो हमेशा क्या, एयर के अंदर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ ज्यादा एंगल बनाती है, वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल कम बनाती है, वहां पर उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। तो इसलिए जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है, रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब एयर और ग्लास, तो स्पीड जो है Vg, यानी कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड है Vg इज लेस देन c। देखिए आप, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखो आप यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन i है, यहां पर आप देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जहां पर थीटा ज्यादा होगा वहां साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पर लाइट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जहां पर थीटा कम होगा वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ग्लास में जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि नॉर्मल के साथ में जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाती है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अभी रिफ्रैक्शन के बारे में।